हेलो एवरीवन। आई होप आप सभी अच्छे से होंगे एंड आई होप कि आप सबकी प्रिपरेशन अच्छे से जा रही होगी। तो चलिए आज का नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द कोर्स टीचिंग ऑफ जियोग्राफी। वंस अगेन आई एम सो सॉरी, मुझे नहीं पता था ये जो पेपर है ये सबसे पहले होगा। तो मैंने कल ही डेट शीट देखा, तो मैं अच्छे से नोट्स वगैरह प्रोवाइड करती, लेकिन टाइम नहीं है अभी, तो आप सबको वीडियोस जल्दी चाहिए। तो मैं अभी इसी आपकी जो बुक है उसी से पढ़ाऊँगी। आप सब भी पढ़ सकते हो, लेकिन आपके पास टाइम नहीं है और दूसरी जगह मटेरियल ढूंढने में भी टाइम जाएगा। तो यहाँ पे मैं आप सबकी हेल्प करने के लिए हूँ। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छे लगते हैं तो मेरी चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब किया करें और कमेंट्स भी किया करें इन अ पॉजिटिव वे। और अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स, अपने फ्रेंड्स, क्लासमेट्स को शेयर करें। अगर आप दूसरों की हेल्प करेंगे तो कल को आपकी भी होगी। और फॉर अ सेकंड प्लीज़ प्लीज़ मेरे लिए दुआ किया करें। तो चलिए आज का टॉपिक हमें पढ़ना है फ्रॉम द कोर्स बीएड एंड कोर्स टाइटल टीचिंग ऑफ जियोग्राफी। टॉपिक का नाम है कोरिलेशन ऑफ जियोग्राफी विद अदर सोशल साइंसेस या सोशल सब्जेक्ट्स। यहाँ पे हमें मेनली देखना है कोरिलेशन ऑफ जियोग्राफी विद हिस्ट्री, विद इकोनॉमिक्स एंड विद पॉलिटिक्स। यहाँ पे कोरिलेशन का मतलब है हमें रिलेशन बताना है। हिस्ट्री और जियोग्राफी, हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स का आपस में क्या रिलेशन है, ठीक है, वो हमें देखना है। ठीक है, पहले हम देखेंगे हमें ज़रूरत क्या है कोरिलेट करने की इन सब्जेक्ट्स को, हमें क्यों इनको साथ में पढ़ना है। यहाँ पे मैं जो बताऊंगी वो आप सुनना, ठीक है, वही यहाँ पे भी लिखा है, आप चाहते हो तो आप पढ़ सकते हो इधर। पहले हमें देखना है ये जो हिस्ट्री, पहले हम अगर हिस्ट्री और ज्योग्राफी की बात करें या बाकी सब्जेक्ट्स की, अगर आप साइंस स्टूडेंट हो आप देखोगे वहाँ पे जब आप ब्रेन को अलग पढ़ते हो, हार्ट को अलग पढ़ते हो, तो फिर उनको आप कोरिलेट करके समझते हो, है कि नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल जब हम खाना खाते हैं, हमारे अभी मुंह में ही खाना होता है, तो सिग्नल पहुंचती है टू द हार्ट, ठीक है, टू द ब्रेन, ठीक, टू द ब्रेन सिग्नल पहुंचती है और ब्रेन क्या करता है, वापस सिग्नल पहुंचाता है स्टमक को टू रिलीज सम जूसेस। और उस टाइम क्या होता है, जब हमारा फिर खाना स्टमक में पहुंचता है तो ब्रेन जो है फंक्शन जो है स्लो डाउन करता है और उस टाइम फंक्शन किसका बढ़ जाता है, स्टमक का। तो ये यहाँ पे क्या हुआ, एक कोऑर्डिनेशन। जब हम इन दोनों को कोरिलेट करके पढ़ते हैं, मतलब इन दोनों का कोऑर्डिनेशन जो पढ़ते हैं, अगर हम अलग अलग पढ़ते, स्टमक को अलग पढ़ते, उसका उसके साथ क्या रिलेशन है वो हम नहीं पढ़ते, तो हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती। तो एज अ होल होलिस्टिक एक साइंटिफिक अप्रोच डेवलप करने के लिए हम इनको एक साथ पढ़ते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही हमें एक स्कूल में एक बच्चे के दिमाग में होलिस्टिक डेवलपमेंट करने के लिए, एक ओवरऑल डेवलपमेंट करने के लिए उसको एक यूनिट में पढ़ाना होता है। ठीक है, नॉलेज इज़ ए यूनिट यहाँ पे लिखा हुआ है, तो नॉलेज जो है एक एक ही है, होल नॉलेज जो है वो एक यूनिट है। तो हमें क्या करना है, इन सब्जेक्ट्स को रिलेट करके बताना है, ताकि उनको जो बच्चे हैं या हम हैं, हमारे दिमाग में एक इमेज बनी रहे कि हमें ज़रूरी क्यों है इन सब्जेक्ट्स को कोरिलेट पढ़ मतलब करना। अगर आप यहाँ पे डेफिनेशन देखोगे, टी रेमोंड ने बोला हुआ है कि नो सब्जेक्ट इज एवर वेल अंडरस्टूड, कोई भी सब्जेक्ट कभी भी अच्छे से समझा नहीं जाएगा, या कोई भी आर्ट, ठीक है, चाहे पेंटिंग वगैरह, वो भी सॉरी, वो भी अच्छे से प्रैक्टिस नहीं किया जाएगा तब तक जब तक कि उसको दूसरे सब्जेक्ट्स के साथ ना लिया जाए। ठीक है, अब हम देखते हैं कोरिलेशन ऑफ ज्योग्राफी विद हिस्ट्री। हमें पता है हीरोडोटस जो है वो फादर ऑफ हिस्ट्री है। उन्होंने एक बार बोला था ऑल हिस्ट्री, जो भी हिस्ट्री है उसको किसके साथ ट्रीट करना चाहिए, हमें ज्योग्राफी के साथ। और जितनी भी ज्योग्राफी, जो भी ज्योग्राफी है वो उसको हमें किसके साथ ट्रीट करना है, हिस्ट्री के साथ। मतलब कि अगर हम किसी जगह की हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो हमें साथ में साथ वहाँ की ज्योग्राफी भी पढ़नी है, वहाँ के ज्योग्राफिकल फीचर्स के भी मतलब के साथ भी डील करना है। वहाँ पे अगर कोई हिस्ट्री हुई है, कोई पास में कोई इवेंट हुआ है, उसका रीज़न कोई ज्योग्राफिकल फीचर वगैरह तो नहीं। ठीक है, ये फादर ऑफ हिस्ट्री जो है उन्होंने खुद बोला।
और इससे हमें पता चल सकता है कि को एग्जिस्टेंस ऑफ दीज टू सब्जेक्ट्स कितनी है, कितनी सफिशेंट है, क्योंकि ये खुद बोला है फादर ऑफ हिस्ट्री ने। जो हिस्ट्री है वो ज्योग्राफी के बगैर एक पिक्चर है विदाउट फ्रेम। जैसे अगर पिक्चर है फ्रेम के बगैर वो अच्छी नहीं लगती, वैसे ही हिस्ट्री जो है वो ज्योग्राफी के बगैर पिक्चर विदाउट फ्रेम लगेगी। वन इट इज़ कंसर्न विद टाइम एंड अदर इज कंसर्न विद प्लेस। अगर हिस्ट्री जो है वो किसके साथ कंसर्न है, टाइम के साथ, वक्त के साथ, हिस्ट्री में जो हुआ है उसके साथ कंसर्न है हिस्ट्री, तो दूसरा वहाँ की जगह के साथ कंसर्न है। ठीक है। एल्सवर्थ हंटिंगटन, ठीक है, उन्होंने हंटिंगटन उन्होंने अपनी बुक में बोला सिविलाइजेशन एंड क्लाइमेट या पल्स ऑफ एशिया में कि ज्योग्राफी जो है कैन शेप द कोर्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री एंड नाउ हिस्टोरिकली इवेंट्स इन्फ्लुएंस फिजिकल लैंडस्केप्स ऑफ एन एरिया। उन्होंने बोला कि ज्योग्राफी जो है वो एक जगह की हिस्ट्री को भी इम्पैक्ट करता है, और एक जगह की हिस्ट्री वहाँ पे पास्ट में क्या हुआ है वो वहाँ के फिजिकल लैंडस्केप्स को इन्फ्लुएंस करता है। ठीक है, ये एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं। इसमें एक एग्जाम्पल है, ठीक है, उन्होंने कोरिलेट एक एग्जाम्पल करके बताया कि जो सेंट्रल एशिया में ड्रॉट हुआ 11th सेंचुरी में, उसकी वजह से मंगोल्स जो है वो इन्वेसिव हो गए, उन्होंने दूसरी जगह इन्वेट करना स्टार्ट किया। इसका मतलब क्या है, जब उनकी जगह पे मतलब ड्रॉट आई, खुशकसाली हुई, तो वो पहले लाइव स्टॉक्स वगैरह भेड़ बकरियां पालते थे, तो वो उनका एक मेन जरिया था कमाई का। लेकिन जब उस जगह पे ड्रॉट्स आए तो वो मजबूर हुए कि इन्वेडर्स बनने के लिए। ठीक है, तो ये क्या है, ड्रॉट्स वगैरह जो है ये सारा ज्योग्राफी में आता है, लेकिन जो मंगोल्स का इन्वेजन है वो एक हिस्ट्री बन गई। तो ये ऐसे हम देख सकते हैं कैसे एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं। कार्ल रिचर ने क्या बोला, हम हिस्ट्री और ज्योग्राफी को आइसोलेशन मतलब अलग अलग बिल्कुल नहीं पढ़ सकते। ठीक है, क्योंकि ये एक कॉइन के दो साइड्स हैं। ठीक है, जैसे एक कॉइन दो साइड्स मिला के बनती है, वैसे ही एक ही कॉइन के दो साइड्स है ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री। इमैनुअल कांत ने क्या बोला कि हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी जो है इनकी ये एक स्पेशल केस है इन टर्म्स ऑफ देयर क्लासिफिकेशन अमंग साइंसेज। फंडामेंटल डिफरेंस, अगर हम बेसिक डिफरेंस देखें बिटवीन ज्योग्राफी एंड स्टैटिस्टिक्स, तो ज्योग्राफी किसके साथ रिलेटेड है, वेयर, वेयर मतलब कहाँ। हिस्ट्री किसके साथ रिलेट करते हैं, व्हेन, कब। हम बोलेंगे कि पिछले साल कहीं पे कुछ मतलब ऐसा इवेंट हुआ, वहाँ पे लोग झगड़ने लगे, तो हम बोलेंगे कहाँ पे। ठीक है, पहले हम बोलेंगे आज से एक साल पहले, एक साल पहले मतलब यहाँ पे हुआ ना वैन, तो वहाँ पे लोग झगड़ने लगे। वहाँ पे जब हमने बोला तो जिसको हम बोल रहे हैं ये स्टोरी, तो दूसरा सवाल उसका होगा कहाँ, है ना, किस जगह ऐसा हुआ, क्यों हुआ, कौन सा रीज़न था, कोई ज़मीन पे हुई या किस पे हुआ वो झगड़ा। तो ये जो ज़मीन वगैरह ये कहाँ है, ये किसके साथ रिलेटेड, ज्योग्राफी। हिस्ट्री किसके साथ रिलेटेड है, वैन। हिस्ट्री अगर है वो क्या है, टाइम साइंस है, वक्त के बारे में बताता है, और ज्योग्राफी क्या है, स्पेस साइंस, उस जगह के बारे में बताता है। ठीक है, हिस्ट्री डील्स विद टाइम फ्रेम एंड ज्योग्राफी विद पर्टिकुलर स्पेस, ये याद रखना। और दूसरा पॉइंट आप ये भी लिख सकते हो जो कि बहुत इंप्रेसिव रह सकता है, हिस्ट्री इज नरेटिव एंड ज्योग्राफी इज डिस्क्रिप्टिव। डॉक्टर वी एस स्मिथ सेज हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी आर द राइट आई एंड लेफ्ट आई ऑफ ऑल क्रोनोलॉजी। मतलब जो टाइम के साथ हम ऑर्डर वाइज कोई हिस्ट्री वगैरह या कुछ पढ़ते हैं, तो वो हिस्ट्री जो है अगर उसको राइट आई माना जाएगा तो ज्योग्राफी लेफ्ट आई, क्योंकि इनके बीच में बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है या कनेक्शन है। इसमें आप एग्जाम्पल्स कुछ देखना। ठीक है, फर्स्ट इज अगर हम देखें जो बहुत ही ज़्यादा फेमस बैटल्स हुई थी हिस्ट्री में, मतलब पानीपत में जो हुई थी, वो उसका जो ज्योग्राफी के साथ उसका बहुत ज़्यादा कनेक्ट है। जैसे इन्वेडर्स जो आए थे उनको बहुत ज़्यादा फोर्स किया गया था कि वो रुके या अवॉइड करें, कौन सा, दिल्ली रूट, क्योंकि वहाँ पे कौन सी थार डेजर्ट थी या अरावली हिल्स थी उस जगह से, उस जगह पे। तो ठीक है, ये आप याद रखो कि जो ये थार डेजर्ट अरावली है ये क्या है, ज्योग्राफी का पार्ट है ना। ये जो फेमस बैटल्स हुई थी पानीपत वगैरह, ये किसका पार्ट है, ये किस में हम पढ़ते हैं, हिस्ट्री में। तो जब हमने पानीपत वाला पढ़ा तो हमें देखना है कि क्यों, कैसे वहाँ पे हुआ, या वहाँ पे जो हम थार डेजर्ट के बारे में वगैरह पढ़ते हैं कि उनको उधर से रोका गया क्योंकि वहाँ से थार डेजर्ट वगैरह थी, तो वो जो ये है ये हम हिस्ट्री में रखते हैं, और ये ज्योग्राफी में। मैं ये ज़्यादा मतलब बार बार एक्सप्लेन करती हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ आपके दिमाग में रहे, आपको रिपीट ना करना पड़े कोई चीज़। ठीक है, नेक्स्ट इज़ जो है हिमालय, जो हमारे नॉर्थ नॉर्थ साइड में है, मतलब इंडिया के नॉर्दर्न साइड में, हम इस साइड जम्मू एंड कश्मीर वगैरह साइड, तो उनका प्रेजेंस जो है वो एक नेचुरल डिफेंस है इंडिया में, है ना। वो कुदरती एक बॉर्डर मानो है जो हमें बचाता है किसके अगेंस्ट, चाइना के पावर से। ठीक है, तो यहाँ पे हिमालय ज्योग्राफी का पार्ट है, और जो ये चाइना वगैरह जो हम उनसे मतलब उनसे हम डिफेंड करते हैं, तो वो क्या है, सारा हिस्ट्री का पार्ट है। अच्छा, जर्मन में जो वॉर हुआ था, उन्होंने क्यों वो उस टाइम हारा वो वॉर, वो इसलिए क्योंकि वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा प्रिवेलिंग वेदर कंडीशन, बहुत ज़्यादा सीवियर ठंड थी, सर्दी थी, तो वो एक रीज़न बना उनकी हार का। ठीक,
अगर अब हम इधर ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक्स के बारे में देखें तो आप अगर देखेंगे इसमें उतना ज़्यादा मटेरियल है नहीं, इन्होंने ज्योग्राफी एंड सिविक्स का भी थोड़ा सा लिखा है। तो यहाँ पे हम काम करेंगे अब कि हम नोट्स नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। अगर आप वो भी देखना चाहते हो आपके पास बुक होगी तो वो देखना, लेकिन उसमें कुछ इतना ज़्यादा है नहीं, तो इसलिए मैंने यहाँ पे नोट्स ही बनाए आपके लिए, ठीक है। तो अब हम देखते हैं ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक्स के बारे में। इकोनॉमिक्स क्या होता है, ज्योग्राफी हमें पता ही है, तो इकोनॉमिक्स क्या होता है। इकोनॉमिक्स वो साइंस है जो लोगों को, ठीक है, लोगों, बिजनेसेस और गवर्नमेंट के दरमियान रिसोर्सेज, ठीक है, लोगों, बिजनेसेस और गवर्नमेंट के दरमियान रिसोर्सेज, जिसमें क्या रिसोर्सेज आते हैं, जैसे पानी हो गया या सामान हो गया या टाइम, ठीक है, कैसे एलोकेट किए जाते हैं, इससे समझने पर फोकस्ड है। इसका असल मकसद ये समझना है कि हम लिमिटेड रिसोर्सेज कैसे इस्तेमाल करते हैं ताकि हमारे नीड्स और वांट्स को पूरा किया जा सके। यह है मकसद इकोनॉमिक्स पढ़ने का। ये साइंस है जिससे हम लोगों, बिजनेस और गवर्नमेंट के दरमियान रिसोर्सेज एलोकेट करते हैं। रिसोर्सेज में क्या आता है, पानी आता है, सामान वगैरह या टाइम। तो अब हम देखते हैं ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स का ताल्लुक समझने के लिए हमें ये देखना होगा कि किस तरह ज्योग्राफिक फैक्टर्स, ठीक है, ज्योग्राफिक फैक्टर्स जैसे ज़मीन मीन्स लैंड, रिसोर्सेज और लोकेशन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को मुतासर करते हैं या असर करते हैं। यहाँ कुछ हम पॉइंट्स देख लेते हैं, हम कैसे है, क्या रिलेशन है इनमें, क्या कोरिलेशन है इन दोनों में। फर्स्ट इज रिसोर्स अवेलेबिलिटी। ज्योग्राफी से ये पता चलता है कि किसी इलाके में या किस इलाके में कौन से नेचुरल रिसोर्सेज है, जैसे मटीरियल या ऑयल या खुश्क ज़मीन। जहाँ रिसोर्सेज ज़्यादा है वहाँ इंडस्ट्रीज़ और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ भी बहुत ज़्यादा होती हैं, है कि नहीं। जहाँ पे रिसोर्सेज ज़्यादा होंगे तो वो किसके साथ रिलेटेड है, ज्योग्राफी के साथ, और वहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ज़्यादा होंगी तो वो इकोनॉमिक्स के साथ रिलेटेड है। नेक्स्ट इज एग्रीकल्चर। ज़मीन और क्लाइमेट का असर एग्रीकल्चर पे होता है। अगर किसी जगह का मैदान फर्टाइल मीन्स जरखेज है और पानी आसानी से मिलता है तो वहाँ किसान अच्छा काम कर सकते हैं और इकोनॉमी मजबूत हो सकती है। ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट। ज्योग्राफी से ट्रेड रूट्स तय होते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोस्टल एरियाज जो समुद्री इलाके हैं और दरिया के किनारे वाले शहरों में ट्रेड करना आसान होता है, इसलिए उनकी इकोनॉमी अच्छी होती है। इंडस्ट्री लोकेशन। इंडस्ट्रीज अक्सर उन इलाकों में होती हैं जहां रिसोर्सेज हैं या जहां ट्रांसपोर्टेशन आसान है। मिसाल के तौर पर स्टील फैक्ट्रीज अक्सर कोल और आयरन ओर के, ठीक है, कोल और आयरन ओर, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, कोल एंड आयरन ओर के करीब होती है ताकि ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा कम हो। तो यहाँ पे देखा आपने इकोनॉमिक्स कैसे ज्योग्राफी के साथ रिलेटेड है और ज्योग्राफी किसके साथ, कैसे इकोनॉमिक्स के साथ रिलेटेड। ज्योग्राफी में क्या आता है, मतलब कि कोल एंड आयरन एरिया जो जहाँ जहाँ पे है वहाँ पे इंडस्ट्रीज की लोकेशन, इंडस्ट्रीज किसके साथ रिलेटेड है, इकोनॉमिक्स के साथ। तो ये दोनों आपस में इफेक्ट करते हैं। टूरिज्म। ज्योग्राफी से टूरिज्म का भी ताल्लुक है। खूबसूरत जगहें जैसे पहाड़, समुंदर या हिस्टोरिकल साइट्स टूरिस्ट को अट्रैक्ट करते हैं जो लोकल इकोनॉमी को बढ़ाते हैं। नेक्स्ट इज क्लाइमेट एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। हर रीजन का क्लाइमेट जो है वो उसकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ पर असर डालता है। गर्म क्लाइमेट्स में एग्रीकल्चर और टूरिज्म ज़्यादा होता है, जबकि ठंडे क्लाइमेट्स में डिफरेंट एक्टिविटीज़ होती हैं। तो यहाँ पे अब हम देख सकते हैं कि कैसे क्लाइमेट इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को भी इफेक्ट करता है, ठीक है। तो क्लाइमेट किसके साथ रिलेटेड है, ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज इकोनॉमी के साथ। तो यहाँ पे कंक्लूजन में आप लास्ट में लिखना, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स का ताल्लुक बहुत गहरा है। ज्योग्राफिक फैक्टर्स रिसोर्सेज, ट्रेड, एग्रीकल्चर, ठीक है, ट्रेड कॉमा एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री को मुतासर करते हैं जो आखिर में एक मुल्क या इलाके की इकोनॉमी को शेप करता है। इस तरह ज्योग्राफी समझने से हमें इकोनॉमिक्स की बेहतर समझ मिलती है। अब हम देख लेते हैं ज्योग्राफी एंड सिविक्स का कोरिलेशन, ठीक है। यहाँ पे हमने ज्योग्राफी के बारे में अच्छे से पढ़ा है कि मतलब जहाँ पे ये एक अर्थ साइंस है जहाँ पे हम अर्थ का डिस्क्रिप्शन जो है वो देते हैं। अच्छा, सिविक्स क्या होता है, सिविक्स या इसको शहरी तालीम भी बोल सकते हैं। सिविक्स वो साइंस है जो ये सिखाता है कि एक शख्स अपने शहर या मुल्क में किस तरह अच्छा शहरी बन सकता है। ये हमें अपने हुकूक और जिम्मेदारियों के बारे में बताता है, और ये भी कि हुकूमत कैसे काम करती है और लोगों की कैसे मदद करती है, ठीक। तो ज्योग्राफी और सिविक्स का ताल्लुक समझने के लिए हमें ये देखना होगा कि किस तरह ज्योग्राफिक फैक्टर जैसे ज़मीन, पानी, सॉइल, वाटर और क्लाइमेट हुकूमत और शहरी ज़िंदगी को मुतासिर करते हैं। यहाँ कुछ पॉइंट्स हम देख लेते हैं। फर्स्ट इज़ पॉलिटिकल बाउंड्री। पहला पॉइंट इसमें लिखोगे आपकी, ज्योग्राफी से मुल्कों और इलाकों की सरहदें तय होती हैं बिकॉज ऑफ ज्योग्राफी। कई बार नेचुरल फीचर्स जैसे रिवर्स हो गए या माउंटेन्स हो गए, ठीक है, कई बार नेचुरल फीचर्स सरहद बनाते हैं। क्या बनाते हैं, एक बाउंड्री बनाती है। जो नेचुरल फीचर्स है लाइक माउंटेन्स या रिवर्स, वो क्या हो गए, वो है ज्योग्राफी का पार्ट। और सरहदें जो बनती है, बाउंड्रीज, वो किस में आती है, सिविक्स में, ठीक। इसका असर ये होता है कि हुकूमत किस तरह से इन एरियाज को मैनेज करेगी। नेक्स्ट इज पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। सॉरी, मैंने जब स्टार्टिंग में बोला था, मैंने बोला था ज्योग्राफी एंड पॉलिटिक्स, बट वो पॉलिटिक्स नहीं, वो सिविक्स है। सेकंड पॉइंट इज पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन में क्या है कि ज्योग्राफी से ये तय होता है कि लोग कहाँ रहते हैं। अगर किसी इलाके में पानी या खुश्क ज़मीन है तो वहाँ लोगों का रहना या काम करना आसान होता है।
इससे पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन और सर्विसेज का डिस्ट्रीब्यूशन भी असर होता है। नेक्स्ट इज नेचुरल रिसोर्सेज, ये था पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट इज नेचुरल रिसोर्सेज। ज्योग्राफी से ये पता चलता है कि किस इलाके में कौन से रिसोर्सेज हैं, जैसे जो पानी है या एग्रीकल्चर है। ये रिसोर्सेज सिविक पॉलिसीज़ को भी मुतासर करती है, जैसे किसी इलाके में वाटर मैनेजमेंट या एग्रीकल्चरल पॉलिसीज़। नेक्स्ट इज एनवायरमेंटल चैलेंजेस। हर ज्योग्राफिक रीजन अपने यूनिक एनवायरमेंटल चैलेंजेस रखता है, जैसे ड्रॉट्स हो गया जो खुश्क साली है, या सूखा, या फ्लड्स इसको सैलाब वगैरह जो है, या क्लाइमेट चेंज। इसका असर सिविक पॉलिसीज़ पर पड़ता है क्योंकि हुकूमत को इन चैलेंजेस का सामना करने के लिए प्लानिंग करनी होती है। कल्चरल आइडेंटिटी, ज्योग्राफी से अलग अलग कल्चर्स और ट्रेडिशंस भी बनते हैं जो सिविक लाइफ को मुतासिर करते हैं, जैसे कुछ रीजन्स में लोगों के कस्टम्स और प्रैक्टिसेस अलग अलग होते हैं, इसलिए हुकूमत को उन्हें समझना पड़ता है और पॉलिसी तय करनी होती है जो उनकी नीड्स को पूरा करे। नेक्स्ट इज इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। ज्योग्राफी से ये तय होता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे सड़कें और हॉस्पिटल्स कहाँ बनेगी या बनाई जाएगी। इससे सिविक सर्विसेज का असर होता है क्योंकि अगर इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा तो लोगों को फैसिलिटीज़ मिलेगी। तो अब हम लास्ट में कंक्लूजन में क्या लिखेंगे कि ज्योग्राफी और सिविक्स आपस में जुड़े हुए हैं। ज्योग्राफी के फैक्टर्स हुकूमत की प्लानिंग या पॉलिसीज और सर्विसेज को मुतासर करते हैं और इनका असर सिटीजन्स की ज़िंदगी पर भी होता है। इस तरह से ज्योग्राफी शहरी तालीम और सिविक्स एंगेजमेंट को समझने में मददगार होता है। तो चलिए, ये था आज का टॉपिक। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो वंस अगेन आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियोस एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।